तो गुड इवनिंग। हम लोग शुरू कर रहे हैं बिल्कुल। अब जो कॉन्क्रीटाइजेशन होता है आपके कंसेप्ट का, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। जो जो टर्म आपको पूरा साल क्या मैं बोलूं, वेन एवर यू हैव टू स्टडी अकाउंटेंसी इन योर लाइफ, ये जो हम आप टर्म सीखेंगे, सारी की सारी टर्म आपको वहां पर क्या होंगे, इस्तेमाल होंगी। जब आप इंटर्नशिप के इंटरव्यू देने जाते हैं आफ्टर योर ट्वेल्थ, जैसे मान लिया आप मान लो ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आपकी इंटर्नशिप चालू हो जाती है। इंटर्नशिप की जब इंटरव्यूज होते हैं उसमें बेसिक टर्म्स के बारे में कुछ अच्छा खासा पूछा जाता है। आप बीबीए क्लियर करते हैं मान लो, या बीकॉम ऑनर्स क्लियर करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद अगर आप जॉब के लिए जाते हैं, देन अगेन दे आस्क बेसिक टर्म्स। अगर आपने एमबीए कर ली, एमबीए के बाद आप प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं, तब भी आपसे मतलब ये तो वो चीज है जो आपसे अब हर जगह पूछा ही जाएगा। पर जितनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको यहाँ पर आएगी, उतना ही आप आगे लाइफ में वेन एवर यू आर गोइंग टू फेस एनी सच इंटरव्यू वेयर अकाउंटिंग इज बीइंग आस्क्ड, आपको कंफर्टेबल रहेगा। तो इधर आ जाओ, आगे आगे आ जाओ इधर। हाँ आगे, बाहर जाओ, दरवाजा खुला है फिर। या तो सीट खाली नहीं है, या तो उधर बैठ जाओ या इधर आ जाओ। अच्छा, आपके सामने मैं नोट शेयर कर रहा हूँ, देखिएगा जरा जल्दी से। अपने नोट्स निकाल लीजिए जिनके पास मैंने हार्ड कॉपी दे रखी है, यू कैन टेक योर हार्ड कॉपी। अनंत, तुम्हारे पास भी है कागज ये वाले या नहीं है? अनंत। तो आपने ग्रुप पे भेज दिया ना, वही है ना? हाँ वही है, लेकिन हाँ बेटा इनका है। प्रिंट आउट ले लेना फिर इनका। ओके सर। प्रिंट आउट लेके पढ़ाई करना सब लोगों को, दोज वर फिजिकली प्रेजेंट उनको तो मैं प्रिंट आउट दे रहा हूँ। और जो नहीं है तो बेटा उनका प्रिंट आउट लेके आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि ओके सर। डिजिटली इट गॉट इवेपोरेटेड फ्रॉम योर मेमोरी, निकल जाता है, गायब हो जाता है वो। और देखेगा मजे मजे से पढ़ेंगे सारी टर्म्स को। जो हम मेरी अप्रोच रहेगी नोन से अननोन की तरफ चलना। ठीक है जी। जब हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपको मतलब जब हमने चैप्टर वन पढ़ाया था आपको, तब हमने बोला था आपको इवेंट और ट्रांजेक्शन के बारे में। कैन एनीबॉडी रिकॉल मी व्हाट इज इवेंट एंड व्हाट इज ट्रांजेक्शन? बोल बेटा बोल। बिल्कुल ठीक है, व्हाट अबाउट इवेंट? तो ट्रांजेक्शन नेवर हैपन, ट्रांजेक्शन आल्सो हैपेंस। इवेंट इज आल्सो मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, तो डिफरेंस तो हुआ नहीं, आपको सिमिलरिटी बता रहे हैं मुझे। एक बार उसने पहले बोला था, बताओ। ठीक है जी, आप बताइए। बोलो। हम्म। हाँ, एक नया इसने वर्जन मुझे बता, कोई और उधर से। चलिए देखिए, a number of smaller transactions when joined together that becomes an event। जैसे आपका लेटेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं, आईपीएल देखते हो, आईपीएल। आईपीएल इज एन इवेंट। आईपीएल के अंदर क्या होता है? टीम्स होती हैं, टीम्स का खर्चा होता है, पिच की मेंटेनेंस होती है, ग्राउंड मेंस होता है, लाइटमैन होती है, लाइट की इलेक्ट्रिसिटी होती है, सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट की परमिशन होती है, गवर्नमेंट को टैक्सेस दिए जाते हैं। और आईपीएल का टर्नओवर जानते हैं कितना? आईपीएल से कितना कितना आईपीएल की कमाई धमाई कितनी होती है? कोई बताएगा मुझे, कितना आइडिया होता है? बहुत कितनी। फिर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बोल रहा है, अकाउंटिंग डजंट वैल्यू क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। 50 करोड़? अरे भाई, 2,000 करोड़, 3,000 करोड़, 5,000 करोड़ एक एक सीजन में खर्चा वर्चा हो जाता है सारा। जब ऑक्शन चल रही है तो देखा होता है, फ्री में बट रहे होते हैं लोग। ऑक्शन का देखा आप लोगों ने? देखो कौन है। सो समझ से, चलो जस्ट। मैंने आपके साथ एक एग्जांपल आईपीएल का लिया, और आईपीएल में जो छोटी छोटी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, मतलब जितने भी खर्चे होंगे उन सबको अगर मैं मिला लूं, दैट बिकम्स एन इवेंट। आईपीएल इज एन इवेंट। और आईपीएल में होने वाले जो, जैसे आईपीएल की शुरुआत कहाँ से हो रही है, देखिए आप, ऑक्शन से शुरू होता है ना। कोई कितने कितने, कोई 2 करोड़ में बिक रहा है, कोई 90 लाख में बिक रहा है, कोई। हाँ, 2 लाख तो यार मतलब समझ लो। मैं वही कह रहा हूँ ना, 2 लाख तो क्या मतलब, कोई अगर अच्छा, कुछ प्लेयर ऐसे उन्हें को उठाता ही नहीं है, अनसोल्ड रह जाते हैं। इतनी बड़ी शर्म की बात उन लोगों के लिए होती है वैसे करके। एनीवे, प्लेयर को दिया जाने वाला पैसा, फिर जो कमेंट्री करने आते हैं उनको पैसा दिया जाता है। सिद्धू पाजी आ गए हैं दोबारा से, देखा ना आप लोगों ने? पहले वो कपिल शर्मा के शो में जाते थे, अब वो आके अपना ठोको ताली आईपीएल में चल रहे होते हैं वहां पर भी। ही ऑल्सो चार्जेस ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, इवन द अदर। आपने देखा होगा बहुत सारे
वो आईपीएल में आपने वो देखा, जब सिक्सर वगैरह लगता है तो क्या होता है, चल भाई वो भी तो पैसा लेते हैं, डीजे बज रहा होता है, दुनिया भर की चीजें, ठीक है, आपके ड्रोन कैमरा, मतलब एवरीथिंग इज अ पेड अफेयर, अच्छा खासा खर्चा होता है। मतलब एक सीजन में 20,000 से 30,000 करोड़ तक का बिजनेस होता है, आप समझ लीजिए, 20,000 30,000 करोड़ का बिजनेस। आईपीएल इज ए हाईली सक्सेसफुल, आपने देखा होगा ना सॉकर के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनसे ज्यादा सक्सेसफुल टूर्नामेंट है ये जो आपने देखा क्लब लेवल के जो टूर्नामेंट्स होते हैं यूरोप में, अमेरिका में, उनसे ज्यादा पैसे की कमाई होती है। हमारे देश में लोगों की तो कमी है ही नहीं, और आईपीएल को वर्ल्ड कप की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। एनीवे तो चलिए, ये जो आपको नोट्स दिए गए उनमें ब्लू लाइन से हमने कुछ लिखा है छोटा छोटा, वो बिल्कुल ट्रैक्स है। जैसे आपके सामने दिख रहा है बिजनेस ट्रांजेक्शन, व्हाट इज द बिजनेस ट्रांजेक्शन हियर, इट इज एन एक्सचेंज ऑफ मनी गुड्स एंड और सर्विसेज, जैसे आपने बोला था, बिल्कुल वही है, किताबों की बात है। अच्छा, कोई भी फाइनेंशियल इवेंट, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है, कोई भी इवेंट और कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हम उसे मनी में कन्वर्ट कर पाए, मनी में मेजर कर पाए, उसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। और ये मनी में एक्सप्रेस करी जाती है, एंड इट ब्रिंग्स चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए भाई समझिए, आपके पास स्टॉक रखा है 5 लाख रुपए का, आपने उस स्टॉक को 10 लाख में बेच दिया, व्हाट विल हैपन, योर स्टॉक विल बी रिमूव फ्रॉम योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और आपके पास 10 लाख रुपए क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। और इस प्रोसेस में आपको क्या हो गया, 5 लाख का फायदा हो गया। तो देखा, कहीं ना कहीं आपके कैश के बैलेंस में अप एंड डाउन हुआ। सो ट्रांजेक्शन्स और इवेंट जो होती हैं, दैट ब्रिंग्स चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन, दैट ब्रिंग चेंज इन द प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल। लेकिन अगर आपने 5 लाख की चीज 3 लाख में बेच गई तो आपको तो लॉस हो गया भाई, लॉस में भी इफेक्ट पड़ता है इसका। कुछ एग्जांपल आपके सामने दे रखे हैं। ओनर ने अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, आपने बिजनेस से कैश पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर दिया, आपने गुड्स खरीद ली, यू परचेज एन एसेट, आपने कस्टमर से पैसा ले लिया, यू पेड सैलरी रेंट, और आपने इंटरेस्ट कमीशन ले लिया, दीज आर द एग्जांपल्स। ये इनफ्लो आउटफ्लो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, वो एक्टिविटीज जो क्या है, उनको हम बिजनेस ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में नहीं इंक्लूड करते हैं। जानते क्यों नहीं इंक्लूड करते होंगे, बिकॉज दे आर नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, बिकॉज दे कांट एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, किसी से सप्लाई का ऑर्डर मिल गया, ब्रो 50,000 यूनिट पहुंचा देना, कब पहुंचाना, 3 महीने बाद, डन पहुंचा देंगे, क्या कोई पैसा आया, नहीं आया, ऑर्डर ही तो आया, कागज पे लिख दिया आपने, नहीं ना, सो उसे ट्रांजेक्शन आप नहीं बोलेंगे। आपने ब्लिंकिट पर ऑर्डर दे दिया, दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो पहला पैसा दे दो, दे दिया, या फिर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन होता है प्रिंटिंग, मैंने मंगाया नहीं कभी सामान, आप लोग बताएंगे मुझे, होता है कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन होता होगा, यू सिंपली प्लेस एन ऑर्डर, विल दैट बी अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, नहीं। कैसे रे, कैसे, पैसा गया क्या, मूवमेंट कैश हुआ, नहीं हुआ, बट एज सुन एज यू पेड कैश ऑन डिलीवरी इट विल बी टर्म्ड एज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, गॉट इट। अच्छा, सामान आया, आपने पलट के देखा ये तो आपका है ही नहीं, आपने वापस कर दिया, विल यू रिकॉर्ड एज अ ट्रांजेक्शन, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, नहीं रिकॉर्ड कर सकते, गॉट इट। क्या ढूंढने में लगे हो भाई, पानी को पीछे बॉटल रखिए दो, उनमें से पी सकते हो। तो ऐसे ही एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट कर दिया आपने, आपको आपने आपको कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए टेंडर आपने जमा कर दिया, आपने कोई मेल अपने किसी एम्प्लॉय को कर दी, या फैक्स के मैसेजेस वो कर दिए, किसी सप्लायर से कोटेशन मिल गई आपको, या आपने, आपका कोई जीएम या आपका कोई एवीपी एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करके चला गया, और किसी एम्प्लॉय का इंटरव्यू ले लिया, ऑनलाइन कर दिया, ये सब क्या है आपकी, दो दे आर इंक्लूडेड इन डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, बट दे आर नॉट टर्म्ड एज अ ट्रांजेक्शन और इवेंट, क्योंकि इनमें पैसे का क्या है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पैसे भी चलता है। और ये हम पिछले चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। ट्रांजेक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या बोल रहे हैं, मनी और मनी वर्थ होती है, ये ट्रांसफर एक्सचेंज होता है, इससे फाइनेंशियल पोजीशन बदल जाती है, और इससे अकाउंटिंग इक्वेशन, अभी हम आएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या, तो उस पर बात करेंगे। और ट्रांजेक्शन और इवेंट से दो साइड इफेक्ट होती हैं, एक को डेबिट और एक को क्रेडिट बोलते हैं, थोड़ा आगे चलेंगे इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। और अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करा वो मैं बताऊंगा आपको। बिजनेस ट्रांजेक्शन दो तरह की होती हैं, एक जिनका क्या होता है, दे हैव अ रिलेशनशिप एट अकाउंटिंग यूनिट एंड या मोड ऑफ सेटलमेंट के हिसाब से हम बात करते हैं। बुक में इतना डिटेल नहीं दे रखी है, लेकिन मैं डिटेल लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ आपको 12th से आगे भी पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे देखिए, इंटरनल ट्रांजेक्शन क्या होते हैं बिजनेस की, जरा समझिए। आपने कोई मशीनरी खरीदी, ठीक है, इस साल खरीदी,
अगले साल दैट मशीनरी विल हैविंग द सेम वैल्यू। या मान लो आपने डिलीवरी ट्रक खरीदा एक, वो 50 लाख का खरीद लिया, क्या अगले साल डिलीवरी ट्रक की वैल्यू 50 लाख ही रहेगी? पड़ोसी को बोलो, बड़े जिंदगी में रंग बाद में भर लेना। ट्रक आपने खरीदा 50 लाख का, नेक्स्ट ईयर दैट ट्रक विल हैविंग द सेम वैल्यू। क्यों, क्या गड़बड़ है? डिप्रिशिएट हो जाती है वैल्यू। तो डिप्रिशिएशन हम अपने एसेट्स पे लगाएंगे या पड़ोसी के एसेट्स पे भी डिप्रिशिएशन लगाएंगे? अपनी तो लगाएंगे ना, इंटरनल एक्टिविटी है। गॉट इट, दिस इज इंटरनल एक्टिविटी। अच्छा, इसी तरह से कि हमने क्या कर दिया, गुड्स को बेचने के लिए हमने किसी तीसरी चौथी पार्टी के साथ क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, या उसको सामान बेच दिया, तो दैट इज नोन एज एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। ठीक है। अच्छा देखिए, टाटा ने मैं फर्स्ट पेज पे ही हूँ अभी, आई एम ऑन द फर्स्ट पेज। टाटा ने क्या किया, नैनो बनाई, जानते हैं ना नैनो? नैनो बनाने के लिए स्टील कहाँ से आया होगा बताइए? टाटा स्टील से भाई, टाटा स्टील से, टाटा स्टील से। इंजन इंजन के लिए किससे, टाटा मोटर्स था। मतलब आप देखेंगे, अच्छा, टायर टायर जो थे उन्होंने एमआरएफ किसी और से आउटसोर्स कर लिए। चेयरिंग जो थी उन्होंने सोना कोयो से ले ली। इस तरह से क्या करा, उन्होंने अलग अलग पार्ट जो थे अलग अलग जगह पे बनवाए, और उसके बाद उन्हें असेंबल कर दिया। पहले वो गुजरात में, पहले वो अपना वेस्ट बंगाल में प्लांट लगाया था सिंगूर में, लेकिन वहां चलने नहीं दिया, फिर वो साणंद गुजरात चले गए, वहां चले गए। तो इट वॉज नॉट अ वेरी सक्सेसफुल वेंचर, लेकिन इट क्रिएटेड हिस्ट्री कि 1 लाख रुपए में कार उन्होंने बना के दी थी। तो अगर टाटा स्टील गाड़ी बनाने के लिए टाटा स्टील से ले रहे, तो वो क्या कहलाएगी आपकी, एज ए ग्रुप इंटरनल एक्टिविटी कहलाएगी। लेकिन एज ए कंपनी क्या कहलाएगी, अलग अलग, क्योंकि टाटा मोटर्स और टाटा स्टील दोनों अलग अलग कंपनियां हैं। वैसा करके चलते हैं। अच्छा, मोड ऑफ सेटलमेंट में हम कैसे लेके चलते हैं? एक को बोलते हैं हम कैश ट्रांजेक्शन, एक को बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन की सिर्फ इतनी टाइप होती है, वैसा लेके चलते हैं। एंड एवरीबडी इज अवेयर, अकाउंट इज व्हाट, समरी ऑफ ऑल द इवेंट, ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू वन हेड। जैसे मान लो सैलरी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 5,000 एम्प्लॉइज हैं, तो क्या आप हर एक की एंट्री करेंगे कि सैलरी टू ए, सैलरी टू बी, सैलरी टू एक्स वाई जेड? ऐसा नहीं करते ना। आप एक हेड बनाते हैं सैलरी, और 5,000 की सारी सैलरी लिख देते हैं। सेल्स का एक अलग हेड बनाते हैं, परचेज का एक अलग हेड बनाते हैं। सो दैट इज नोन एज परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट। अच्छा बताइए, आपके पेरेंट्स के बैंक में अकाउंट होंगे, तो आपके फादर के नाम पे होंगे, उनकी ट्रांजेक्शन उन्हीं के अकाउंट में तो जाएगी ही, या आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी? नहीं ट्रांसफर होगा। अकाउंट क्या है, समरी रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन इवेंट, वन हेड वन अकाउंट। ये आपके पास लिखा हुआ है क्या, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड, उसे हम अकाउंट कहते हैं। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वो मैं आपको दिखा के बताऊंगा क्या होता है यहाँ पे। मुझे 2 वॉलेंटियर चाहिए होंगे, और वो वॉलेंटियर जिनके पास कम से कम 500 रुपया हो भाई। हम्म, तो तुम इधर आना, तुम इधर आओ, तुम भी इधर आओ। जरा ध्यान से देखना, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास बताइए, हाउ मच मनी? 500 तुम्हारे पास, तुम थोड़ा कम देना मुझे, तो 200 रुपये लेके आ, चल। ध्यान से देखना जरा, जस्ट सी है अब हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, मैं जब तुम्हें बुलाऊंगा तब आना, ठीक है? मान लिया जाए हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और ये बिजनेस के कौन है, मालिक साहब हैं। अभी रुक जाओ, तुम अभी सीन में मत आना, अभी रुक जाओ, रुक जाओ, खड़े रहो वहीं पर ही, 2 मिनट लगेगा। ये बिजनेस का ओनर है, ठीक है? आई एम वर्किंग एज एन अकाउंटेंट। मैं बुक्स ऑफ अकाउंट किसके हिसाब से बनाऊंगा, इनके हिसाब से या बिजनेस के हिसाब से? बिजनेस के साथ इनके हिसाब से बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, वो प्रिंसिपल्स में बताऊंगा आपको मैं, ठीक है? चलिए देखें जरा, ये हमने बोला, इन्होंने मुझे क्या दिया, मैंने बोला यहाँ पर एसेट्स, इन्होंने मुझे कैश दिया। भाई दो कितना दे रहे हो, दो इज गिविंग मी कैश। इन्होंने मुझे कितना कैश दिया, 500 रुपया। इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ कितना, 50 लाख रुपया सपोज। अब इसको हमने क्या बोल दिया, 50 लाख है। ठीक है, अब इधर तो आओ, ये हमारे बिजनेस के मालिक साहब, इन्होंने कहा अकाउंटेंट, अभी और इधर आओ, इन्होंने हमें बोला अकाउंटेंट, ये 50 लाख रुपीज है, हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। हमने कहा सर ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है। लेट अस सी डबल एस्पेक्ट ऑफ दिस। थोड़ा सा किनारे में, अब देखो जरा, इन्होंने मुझे कितना पैसा दिया, ये मेरा क्या है, 50। ये मेरा क्या लग गया, लग गया क्या? ये कैश मेरी एसेट है या लायबिलिटी है बताओ? एसेट है, बिल्कुल ठीक है। थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस क्या कर रहा है, मालिक पैसा दो, मालिक ने पैसा दे दिया। बिजनेस क्या लिखता है यहाँ पर, कैपिटल लिखता है, क्या लिखता है, कैपिटल। कैपिटल कितने की लिखेगा, 50 लाख रुपए की लिखेगा। तो बेटा समझना, ये जो कैपिटल है, दिस इज ऑल्सो लायबिलिटी फॉर बिजनेस।
लेकिन कौन सी लाइबिलिटी है? इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल क्यों? ये तो मालिक है, मालिक तो घर के लोग होते हैं। तो द कैपिटल इज व्हाट? इंटरनल। इंटरनल क्या है? लाइबिलिटी है। दिस इज ओके विद एवरीबॉडी? समझ में आया सबको? तो क्या हुआ? एसेट इज इक्वल टू किसके बराबर होती है? कैपिटल के बराबर होती है। ठीक है जी। मैं बिजनेस का मैनेजर, अकाउंटेंट, सब कुछ हूँ। बिजनेस चालू कर दिया मैंने, और इन्होंने बोला ऐसे ऐसे करना है। हमने कहा ठीक है जी, करना है। अब मुझे लगा कि भाई मुझे ना कुछ पैसे की जरूरत और पड़ रही है। मैंने कहा मालिक कुछ पैसा लाओ। उन्होंने कहा भाई मेरे पास तो है नहीं। मेरा तो पैसा लग गया, लग गया। व्हाट ऑप्शन आई एम हैविंग नाउ? मुझसे बता क्या ऑप्शन है हमारे पास अब? सर हम इन्वेस्टर्स वगैरह ला सकते हैं। हम इन्वेस्टर से मांगेंगे, बाहर वालों से मांगेंगे। तो इन्होंने अपने दोस्त को बोला ब्रो, आई नीड मनी। ब्रो कहता आजा, आजा भाई सीन में। अब लिया, 200 रुपये लेके आ। ठीक है। अब ये कौन है? ये भाई साहब हमें कितना दे रहे हैं? ये हमें 20 लाख रुपए दे रहे हैं। हमने बोला इसको भाई इधर तो आओ सीन में। ये आपके दोस्त हैं, इनसे हमने बोरो कर लिया। ठीक है। इन्होंने बोरो करके पैसा मुझे पकड़ा दिया। जैसे आइडियली होना क्या चाहिए था, अगर ये मुझे पकड़ा दें पैसा, मैं अकाउंटेंट हूँ, इन्होंने कहा ठीक है मेरे अकाउंटेंट को पैसा पकड़ा देना। अच्छा मुझे बताइए, आप इधर आइए, बिजनेस के असली मालिक ये हैं या ये वाले बंदे? कौन है असली मालिक बताइए? ये वाले? नहीं। ही इज अ लेंडर, ही इज अ लेंडर। ये मैं उधारी दे रहे हैं। असली मालिक ये हैं। ये मेरे नाम पे पैसा नहीं दे रहे, ये इनके नाम पे पैसा दे रहे हैं। ठीक है। तो जो बोरोइंग वगैरह करते हैं बिजनेस में, वो किस तरह से करते हैं हम लोग? इनके नाम पे करके चलते हैं। थोड़ा सा पीछे टेका जरा देखिए। अब हमने क्या किया, ये जो हमें मिला क्या पैसा, ये पैसा हमने कहाँ रख दिया? यहाँ रख दिया। देखो ऐसे, एक यहाँ रखा और एक और रखा यहाँ पर। दिस इज फाइन। बढ़िया लग रहा है सामने सामने। अब मुझे बताइए कि इसको थोड़ा नीचे करते हैं। कितना हो गया भाई प्लस? कैश में कितने की इंक्रीज हुई? 20 लाख। 20 लाख की कैश में इंक्रीज हो गई। व्हाट इज टोटल? टोटल एसेट्स 70 लाख। पता चला गांधी जी के ऊपर पेन चल गया, बेकार हो गया। 70 लाख। एवरीबडी इज ओके? पर क्या ये जो 20 लाख है मैं इसे कैपिटल में जोड़ सकता हूँ? नहीं। मैंने गलत जगह पे प्लेस कर रखा है ना। इसकी प्लेसिंग यहाँ तो नहीं होनी चाहिए थी। इसकी प्लेसिंग बेसिकली कहाँ होनी चाहिए थी? यहीं पर होनी चाहिए थी ना। नाउ माई कैपिटल इज 70 लाख। अगर मैं उसे कैपिटल बोल के डालता तो कंसेप्चुअली गलत हो गई ना चीज वो। भाई इट इज अ लोन, इट इज नॉट माई कैपिटल। और कैपिटल तो क्या है? सिर्फ एक, क्या एक विजुअलाइजेशन है, एक हाइपोथेटिकल चीज है। तो अब मेरी कैपिटल नहीं, अब मैं यहाँ प्लस क्या करूंगा? यहाँ लिखूंगा क्या? लाइबिलिटीज। क्या लिखूंगा? लाइबिलिटीज। और कितने की लाइबिलिटीज लिखूंगा इसको? 20 लाख की। लिख दिया। और सुनो बेटा, ये लाइबिलिटीज कौन सी वाली हैं? ये क्या है? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है ये वाली एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं कि भाई एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज क्यों होता है। आप समझ पाए क्यों होता है? वी इन्वेस्टेड 50 लाख, एसेट इज इक्वल टू किसके बराबर? कैपिटल के बराबर। जैसे ही मैंने इनसे पैसा लिया, मेरी क्या हो गई? इंटरनल लाइबिलिटी बढ़ गई और कैपिटल लग गया बिजनेस में। फिर मैंने इनसे बोरो किया पैसा, वो क्या है? वो भी तो मेरे कैश बॉक्स में चला गया। तो आई एम हैविंग 70 लाख इन माई कैश बॉक्स राइट नाउ, मे बी इन माई बैंक अकाउंट। लेकिन अब मेरी लाइबिलिटी कौन सी बढ़ गई है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी बढ़ गई है। और ये जो दिख रहा है ना आपको, एसेट इज इक्वल टू क्या दिख रहा है? एसेट इज इक्वल टू क्या? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। इसको हम क्या नाम देते हैं? काउंटिंग। क्या बोलते हैं इसको? काउंटिंग इक्वेशन बोला जाता है बेटा इसको। गॉट इट? ठीक है। थ्योरेटिकली हम बोले कैपिटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, बट प्रैक्टिकली यू अंडरस्टूड व्हाई व्हाई वी आर सेग्रीगेटिंग इट एज एन इंटरनल एंड इट इज एन एक्सटर्नल। अब एक मिनट सुनो। बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट, जितना भी फायदा होगा, उसको कौन, उसको किसको मिलेगा? इसको मिलेगा, इसको मिलेगा? हु विल गेट दैट मनी? प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए? इनको? इनको नहीं। दे विल गेट द मनी, इनको मिलेगा। लेकिन लॉसेस होंगे तो कौन झेलेगा उसको? ना। वाह बेटा क्या बढ़िया। पैसा कमाओ तो मालिक का, नुकसान तो भाई का। ऐसा नहीं। प्रॉफिट होगा तो किसका होगा? ओनर का होगा। लॉस होगा तो किसका होगा? ओनर का ही होगा। तो हाईएस्ट रिस्क किसका है? इसका हाईएस्ट रिस्क है, इसका हाईएस्ट रिस्क है, ओनर का। तो ओनर का रिस्क हायर होता है, तो उसे प्रॉफिट मिलता है। ठीक है। और ये जो बाहर वाले होते हैं, इन्हें इंटरेस्ट मिलता है। बाहर वालों को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। बट एक बात और समझिए, ओनर ने अगर बिजनेस में रिस्क लिया, उसे प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ओनर ने अगर बिजनेस में क्या लगाया? कैपिटल लगाया, तो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा। तो मालिक होने के दो फायदे, एक तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, और दूसरा आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। ठीक है। अब क्योंकि ये इंटरनल लायबिलिटी है,
इसीलिए आपको यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। एक्सटर्नल लायबिलिटी से क्या देना पड़ेगा आपको, इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा मालिक होने का फायदा क्या है, यू आर द सोल बियरर ऑफ रिस्क। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। गॉट इट। अब पूछो क्या पूछ रही थी आर्यन, कौन पूछा था? हाँ, कैपिटल इंटरनल इससे हुई कि ये जो मालिक साहब हैं, ये बिजनेस के असली मालिक हैं। ठीक है, इनके साथ जो भी चलना है बिजनेस की इंटरनल चलेगी। जितनी बढ़िया रिलेशनशिप मेरी ओनर के साथ है, क्या उतनी बढ़िया रिलेशन मेरी एक्सटर्नल लोगों के साथ भी है क्या? अच्छा, मान लिया जाए ये भाई साहब जो हैं, ये मान लिया क्या बैंकर हैं, बैंक। तो बैंक के साथ मेरे रिलेशन उतने ही इनफॉर्मल रहेंगे जितना कि मेरे मालिक के साथ रहेंगे। अच्छा ये बताओ मुझे, बिजनेस जो है ना, इंडिपेंडेंट एंटिटी होते हैं, ध्यान रखना। जब आप बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं ना, बिजनेस को मालिक के साथ जोड़ के पढ़ते हैं, अकाउंटिंग में नहीं पढ़ते। अकाउंटिंग में मालिक और बिजनेस दोनों अलग अलग माने जाते हैं। तो बिजनेस बोरोज मनी फ्रॉम ओनर, उसे कैपिटल बोला जाता है। बिजनेस बोरोज मनी फ्रॉम आउटसाइडर, उसे लायबिलिटी बोला जाता है। इसीलिए उसे इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी बोल के हम क्या करते हैं। किसी का और कोई क्वेश्चन हो बताइए इस पर, आई वाइंड अप दिस कंसेप्ट। लो मालिक साहब, आपका पैसा आपके पास गया, और लो भाई लेंडर भाई साहब, दिस इज योर मनी, टू टेक योर मनी। ठीक है, हाँ जी बोलो। हाँ हाँ हाँ, लायबिलिटी हो ना, तभी तो इंटरनल लायबिलिटी बोल रहा हूँ। वही तो बोला मैंने भी। भाई बिजनेस को जो पैसा मिला, वो इंटरनल लायबिलिटी तो है। अच्छा चलो, एक मजेदार चीज बोलता हूँ मैं आपसे। बोरोड फ्रॉम वाइफ, बिजनेस के लिए, बिजनेस का मालिक है, इनकी वाइफ है, हमने उनसे पैसा बोरो कर लिया। बोरोड फ्रॉम वाइफ बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी? इंटर भाई साहब, वो बीवी उनकी है, बिजनेस की नहीं है। क्या कर रहे हो? ऐसे, बीवी उन भाई साहब की है, बिजनेस की थोड़ी है। अच्छा एक बात बताइए मुझे यार, कैसी क्या सोच रहे हो तुम लोग? अरे मालिक इज कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल, ठीक है, और तुम मालिक की वाइफ से लोन ले रहे हो। मालिक की अपनी है वो, हमारी थोड़ी अपनी है वो। फिर भाभी जी वाली बात आ गई। ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज अंडरस्टैंड। हाउएवर, अब मैं ट्रांजेक्शन बदल रहा हूँ। बोरोड फ्रॉम वाइफ एंड इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। बोरोड फ्रॉम वाइफ एंड इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस, यानी कि मालिक ने अपनी वाइफ से बोरो किया और बिजनेस में लगा दिया, वो कैपिटल कहलाएगी। लेकिन सिंपल बोरोड फ्रॉम वाइफ कर देंगे, वो लायबिलिटी कहलाएगी। भले ही वाइफ उसकी अपनी है, लेकिन वो बोरोइंग है बिजनेस के लिए। इमोशनल नहीं होना अकाउंटिंग करते समय कभी भी। हाँ बोलिए। अच्छा चलो ठीक है। अरे मालिक साहब जरा दोबारा आना। मालिक साहब आप दोबारा आइए एक बार जरा, और दोबारा से अ, आप जरा समझिए यहाँ पर। हमने क्या बोला, कि हमने ओनर को बोला कि सर एक प्रोजेक्ट हमें मिल रहा है, हमें 50 लाख की जरूरत और है, लाओ भाई निकालो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर से मुझे 50 लाख रुपए दिया मुझे, ठीक है, और मैंने फिर से 50 लाख को क्या कर दिया, यहाँ रख दिया। मैंने कितना जोड़ दिया यहाँ पर, 50 लाख जोड़ दिया। अब मेरे पास कितना हो गया, 1 करोड़ 20 लाख हो गया। नाउ टेल मी दिस 50 लाख अगेन प्रोवाइडेड बाय हिम, इसमें एक्सटर्नल लायबिलिटी और इंटरनल लायबिलिटी? इंटरनल। कितने कितने का बोलूंगा मैं यहाँ पर, 50 लाख रुपए का। और इसको क्या बोलूंगा मैं अब, इसको बोलूंगा एडिशनल कैपिटल। क्या बोलूंगा इसको, एडिशनल कैपिटल बोलूंगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन क्या है? हाँ कैसे, आपके सामने दिख तो रहा है। जब ये पैसा लगा रहा है तो मेरा कैश बढ़ रहा है, मेरा कैश बढ़ रहा है तो मेरी एसेट्स बढ़ रही है। और साथ ही साथ डबल एंट्री के कंसेप्ट से क्या हो रहा है, मेरी इंटरनल लायबिलिटी भी तो बढ़ रही है। अकाउंट हम सिंगल एंट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं भाई, हम तो डबल एंट्री पढ़ रहे हैं। एक ट्रांजेक्शन, एक हाथ पे एसेट्स है तो दूसरे हाथ पे लायबिलिटी भी तो है। यहाँ देखिए, इसने जो, इन भाई साहब ने, और जो लेंडर ने 20 लाख जो जमा कराया था, इससे मेरी कैश बढ़ा था, और साथ ही साथ मेरा क्या हुआ, एक्सटर्नल लायबिलिटी भी बढ़ी। ओके, दैट्स देयर। ले लीजिए मालिक साहब, दोबारा से ले लीजिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। एसेट इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। मोटा मोटा अगर मैं बोलूं, टोटल एसेट्स, क्या बोले हम लोग, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू किसके बराबर, नहीं, टोटल एसेट्स बोले तो किसके बराबर होगा वो, टोटल टोटल लायबिलिटीज के बराबर होगा। गॉट इट।
और फिर टोटल लायबिलिटी को दो हिस्सों में बांट देंगे, एक को बोलेंगे क्या, कैपिटल, और एक को बोलेंगे क्या, लायबिलिटी, लेकिन कौन सी वाली, एक्सटर्नल वाली, ऐसा। और ये कौन सी लायबिलिटी कहलाती है, इंटरनल लायबिलिटी कहलाती है। आई होप दिस इज क्लियर। ये अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। और जब हम थर्ड चैप्टर थ्योरी का पढ़ लेंगे, उसके तुरंत बाद हम प्रैक्टिकल चैप्टर शुरू करेंगे, जिससे अकाउंटिंग इक्वेशन, इस पर पूरा एक चैप्टर है, इसी इक्वेशन पर पूरा एक चैप्टर बचा हुआ है, और हर एक के एग्जाम में भी वो आता है। सो आई थिंक रूहान, मोक्षा, अनंत एंड विधि, यू आर क्लियर अबाउट दिस, जो हमने आपके सामने शेयर किया है यहाँ पर। यस सर। Yes. यस सर। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, इट्स एन एक्सटर्नल, लेकिन व्हेन द हाँ, when when owner is borrowing from wife and investing into business, then it is an additional capital, बिल्कुल क्लियर है। हाँ बोलिए, पीछे क्लियर है सबको, इज दैट ओके? चलो आगे देखते हैं हम आपके सामने। अब आप समझ पाए कैपिटल क्या है, अब अपनी डेफिनेशन पढ़िए क्या लिखा है, क्लेम ऑफ द ओनर और प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। अब मुझे बताइए, अगर ये बिजनेस बंद होने वाला होगा, तो मालिक साहब कितना पैसा मांगेंगे बिजनेस से, ला भी मेरा पैसा निकाल, कितना मांगेंगे, 1 करोड़ रुपया। और जब बिजनेस बंद होगा, तो आउटसाइडर कितना पैसा मांगेंगे, 20 करोड़ रुपया। सो क्लेम टुवर्ड्स ओनर इज नोन एज कैपिटल, और क्लेम टुवर्ड्स आउटसाइडर इज नोन एज व्हाट, लायबिलिटीज। ठीक है जी, तुम जितना लगाओगे उतने तो मांगोगे, बोलो। नहीं बेटा, 50 + 50 1 करोड़ है। अब तो 1 करोड़ 20 लाख लग चुका है ना, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया उसका 1 करोड़ लगा है, बाहर वाले का कितना लगा है, 20 लाख लगा है। गॉट इट? बाहर वाले का 20 लाख लगा है। अब जरा समझना, वो भाई साहब जिन्होंने हमें 20 लाख रुपए दिया, एज ए रिवॉर्ड हम क्या देंगे उसे, इंटरेस्ट देंगे। क्या देंगे उसको, इंटरेस्ट देंगे। तो इसको क्या देंगे, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन बोलते हैं। ठीक है जी, दिस इज नोन एज व्हाट, इंटरेस्ट ऑन लोन। एवरीबॉडी इज ओके? बाहर वाला व्यक्ति अगर हमें लोन देता है, फ्री में थोड़ी देगा, हम उसे क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे। अब मुझे बताइए, बाहर वाला व्यक्ति, बाहर वाले को तो आप क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हो, इन्होंने कौन से पाप कर्म कर लिए भाई, दे विल ऑल्सो डिजर्व व्हाट, दे विल ऑल्सो डिजर्व व्हाट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ठीक है, तो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन कैपिटल। ठीक है, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड ऑन borrowings, or loan taken from outsiders। इस बात का ध्यान रखना, लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। अच्छा एक चीज समझिए, ओनर को आपने बोला कि तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, आउटसाइडर्स को आपने बोला कि तुम्हें इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। देगा कौन, बिजनेस देगा ना। तो बिजनेस अगर कुछ देगा, तो दैट्स एन एक्सपेंस टू बिजनेस। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों बिजनेस के लिए क्या होते हैं, एक्सपेंस कहलाते हैं। बिजनेस का खर्चा है ना वो तो। लेकिन हम अभी तक क्या सोचते थे कि यार ऐसा कैसे होगा, मालिक को थोड़ी कुछ मिलता है। भाई मिलता है, अकाउंटिंग में मिलता है, बिजनेस स्टडीज में ना मिले, लेकिन अकाउंटिंग में तो होता है। अगर आपने ओनर से कैपिटल ली है, तो जैसे बाहर वाले को कुछ देंगे, यू विल पे ओनर एज वेल। ओनर को जो देंगे उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं, बाहर वाले को जो देंगे उसे क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन बोलते हैं। ठीक? नहीं बेटा, नहीं हुई सेम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, खर्चा है बिजनेस का। हाँ बिल्कुल मिलेगा। अब देखिए सुनो, आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, रिवार्ड फॉर रिस्क इज व्हाट, प्रॉफिट। तो मालिक को दो चीजें मिलती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा उसको, और इस बिजनेस को चलाने के लिए, उसके रिस्क को बेयर करने के लिए जो मिलेगा उसे प्रॉफिट बोलते हैं। तो ओनर को प्रॉफिट भी मिलता है। ठीक है, अभी प्रॉफिट रिवेन्यू पे थोड़ा सा आगे जाएंगे हम लोग। आइए देखें जरा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, लेट अस मूव फर्दर। सो कैपिटल इज ओके विद एवरीबॉडी। अब आप अपनी डेफिनेशन पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा क्या। कैपिटल इज एन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय एंटरप्राइजेस बाय द प्रोप्राइटर इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, or by partners in case of partnership business. It may be in the form of money or assets having a monetary value. अब ये भी तो हो सकता था
कि मालिक साहब क्या करते, 50 लाख रुपए का कैश लाते और 50 लाख की बिल्डिंग लगा देते बिजनेस में। चलो ये बिल्डिंग से हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, भाई वो भी तो एसेट्स कहलाएगी ना। अभी तो मैंने आपके सामने क्या एग्जांपल है, सिर्फ कैश लेके आया, पता चलता वो कहता है कि भाई मेरा एक बहुत बड़ा प्लॉट है उनकी हरियाणा में, चलो वहीं बिजनेस स्टार्ट करते हैं। प्लॉट की वैल्यू, उसमें जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू, वो भी तो कैपिटल कहलाएगी। गॉट इट। तो जरूरी नहीं कि कैपिटल कैश में ही जाए, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स ऑल्सो, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स ऑल्सो, वो भी तो हो सकता है। ठीक है, जैसे कोई बोले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, acceptable. Started business with cash and stock, also acceptable. Started business with cash, stock and building, that is also capital. तो जब हम अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तब इस पर बेस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी। तो देखो आपकी एक्सप्लेनेशन में लिखा है, देखिए पढ़ के देखिए। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से बिजनेस इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, इसीलिए कैपिटल इज अ लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर। बिजनेस और मालिक को दोनों अलग अलग लेके चलेंगे, इसलिए बिजनेस ने अगर कोई पैसा लगाया मालिक में, मालिक ने कोई पैसा लगाया तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लायबिलिटी बोलते हैं, लेकिन उसे इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, सारे एक्सप्लेनेशन लिखे हुए हैं। कैपिटल इंक्रीजेस, कैपिटल इंक्रीजेस विद एडिशनल और फ्रेश कैपिटल एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न। ऑन द अदर हैंड, ये कब रिड्यूस होती है? अच्छा एक बात बताइए मुझे, अब इस ओनर की कैपिटल कब रिड्यूस होगी? जब तो या तो लॉस होगा, या ये भाई साहब ड्रॉइंग्स कर लेंगे, बिजनेस से पैसा निकाल के ले गए, अपने पर्सनल काम में इस्तेमाल कर दिया, बच्चे की पढ़ाई में लगा दिया, उनकी शादी में लगा दिया, उनकी बीमारी में लगा दिया। सो व्हाट विल हैपन इन दैट वे, मेरा कैश कम होगा, होगा ना कैश कम, और साथ साथ क्या होगा, मेरी कैपिटल भी तो कम होगी। अच्छा एक और चीज समझिए, ये भाई साहब आउटसाइडर थे, इन्होंने कितना पैसा दिया था मुझे, 20 लाख। अगर ये अपना 10 लाख ले जाते तो क्या होगा बताइए, कैश 10 लाख से कम होगा, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा भाई, वो लाइबिलिटी कम होगी ना। गॉट इट। अगर ये ड्राइंग्स करते हैं 1 लाख रुपए की तो क्या होगा, माई कैश विल रिड्यूस बाय 1 लाख, दूसरा इफेक्ट क्या होगा, कैपिटल विल रिड्यूस बाय 1 लाख। दिस इज हाउ डबल एंट्री इफेक्ट इज एग्जिबिटेड इन अकाउंटिंग क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। सो मोक्षा अनंत, अब समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? यस सर। यस सर। अब ये जो दिख रहा है ना आपको, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, या अच्छा कैपिटल को ओनर्स इक्विटी, नेटवर्थ, इंटरनल लायबिलिटी या प्रोप्राइटर फंड के नाम से भी पुकारा जाता है। ये इसके सिनोनिम्स है जिन्हें आपको ध्यान रखना है। आपके पास क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज मेंट बाय प्रोप्राइटर्स फंड, दे आर टॉकिंग अबाउट सिंपली कैपिटल। व्हाट इज नेटवर्थ, अब आप देखते होंगे ना, जब हम किसी बिजनेस टाइकन को की वेल्थ जानते हैं तो हम पूछते हैं ना इसकी नेटवर्थ कितनी है, ऐसे सब जाता है नेटवर्थ, मतलब उसका अपने बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है, तो टॉकिंग अबाउट दैट। चलिए आगे थोड़ा चलते हैं। अभी ड्राइंग्स बोला था मैंने, क्या हुआ ड्राइंग्स, अमाउंट, गुड्स और एसेट्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर द पर्सनल पर्पस, क्या कहलाती है वो, ड्राइंग्स कहलाती हैं। ठीक है, और ड्राइंग से क्या होने वाला है, अगर कैश लेके चला गया तो कैश कम होगा और उधर से कैपिटल कम होगी। अगर गुड्स लेके चला गया तो क्या होगा, एसेट्स में से गुड्स कम हो जाएंगी और इधर से कैपिटल कम हो जाएगी। कोई डाउट हो तो बताइए, कैसे ही पड़ेगी लाइबिलिटी, तब तो बेटा इंटरनल लाइबिलिटी कम होगी ना, इंटरनल टोटल लाइबिलिटी कम होगी, इसमें थोड़ा फर्क पड़ेगा। ये तो तभी कम होगा जब आप पे करेंगे इसको, अदरवाइज थोड़ी कम होगा भाई। बोरोवर जिनसे आपने पैसा बोरो किया है, वो तो तभी कम होंगे ना जब आप उनकी पेमेंट वापस, अच्छा सुनो यार, आपने बैंक से लोन ले रखा है, आप पैसा ही मत दो तो बैंक का लोन कम हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना, यू विल पे इट बैक, देन ओनली इट इज गोइंग टू बी रिड्यूस। गॉट इट। थोड़ा आगे चलते हैं बेटा, अब चल रहे हैं हम किसकी तरफ, लाइबिलिटीज की तरफ। अभी हमने लाइबिलिटी लाइबिलिटी बार बार बोला ना, कैपिटल आपको समझ में आया, लाइबिलिटी क्या चीज होती है देखिएगा, क्लेम ऑफ अमाउंट्स अगेंस्ट द एंटिटी, हमारे अगेंस्ट क्लेम आउटसाइडर्स के, मतलब दूसरे लोगों ने जो हमसे पैसा लेना है, क्या कहलाएगा वो, लाइबिलिटी। ये भाई साहब है, इन्होंने क्या कर रहा है, हमसे 20 लाख लेना है, हमारे लिए क्या है ये, लाइबिलिटीज है। गॉट इट, हमारे लिए लाइबिलिटीज, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उनके लिए हम क्या है, एसेट्स है, लेकिन हम अकाउंटिंग उनकी नहीं कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग अपनी कर रहे हैं। हमारे लिए वो क्या है, लेंडर है, हमारे लिए क्या है वो, लाइबिलिटीज है। उन्हें हमें फ्यूचर में क्या करना है, पैसा पे करना है और उनका हिसाब किताब निपटाना है। ठीक है जी। लाइबिलिटी बेटा दो तरह की होती है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। अभी आपके सामने एग्जांपल था, इंटरनल लायबिलिटी को कैपिटल बोलते हैं, एक्सटर्नल को क्या बोलते हैं, सिंपल लायबिलिटीज बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है, अब ये दो तरह की होती है, आइए समझते हैं इसको थोड़ा डिटेल में।
बेटा ये जिंदगी में रंग बाद में भरना। अगर लायबिलिटी एसेट्स की जो क्लियर डेफिनेशन है ना, वो सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में नहीं देखी कि कंपनी से क्लियर डेफिनेशन। अच्छा ये बताइए मुझे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साइज के हिसाब से सबसे बड़ा कौन होता है? सोल प्रोप्राइटर, ग्रोसरी शॉप वाला, या पार्टनरशिप वाला, या एक बड़ी कंपनी? अच्छा चलो बताइए। सुनो, सेक्टर 18 में सावित्री मार्केट है ना किनारे पे, वो जो मोबाइल शॉप बेचने वाले लोग हैं उनको क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं उनको। ठीक है जी, करेक्ट। सोल प्रोप्राइटर हो गए वो लोग। ठीक है। अच्छा, और अगर हम बोलें एक फर्म पार्टनरशिप चला रही है और उसमें ऐसे 15-16 जो दुकानदार है उन्होंने मिलकर क्या बना दी? एक पार्टनरशिप फर्म बना दी। तो जो सावित्री मार्केट में इंडिविजुअल बंदा जो है उसका बिजनेस बड़ा है, या जो 12-13 लोग मिलके बड़ा कर रहे हैं उनका बिजनेस बड़ा है? उनका बिजनेस बड़ा है। और सैमसंग इंडिया लिमिटेड, वो बताइए, क्या वो 12-13 दुकानदार मिलके सैमसंग इंडिया लिमिटेड को टक्कर दे सकते हैं? तो किसका बिजनेस बड़ा हुआ? सैमसंग का। गॉट इट? तो इसी तरह से जो डेफिनेशंस चलती हैं, जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस चलती हैं, वो किसकी चलती हैं पता है? सोल प्रोप्राइटर की नहीं चलती। एक अकेले दुकानदार को क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटर। 12-13 मिलके क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप। और अगर हम बोलेंगे कंपनी, तो हमने सैमसंग का एग्जांपल लिया। तो जिस कंपनी के नाम के साथ लिमिटेड शब्द लिखा रहता है वो सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, लिस्टेड कंपनी होती है। तो जो कंपनीज एक्ट 2013 है, उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषाएं, उसके कंसेप्ट चलते हैं, औरों के नहीं चलते हैं। ठीक है जी। देखिए जरा, अब देखें आगे। देर इज अ टाइम ड्यूरेशन 12 मंथ्स। क्या ड्यूरेशन है आपके पास? 12 मंथ्स। जब आप बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे, जब आप बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे, वो बोलते हैं लोन, लोन जो है 0 से लेकर 12 मंथ तक का, क्या बोलेंगे उसको? शॉर्ट टर्म। क्या बोलेंगे उसको? शॉर्ट टर्म बोलेंगे। ठीक है। या मैं बोलूँ क्या, अप टू 1 ईयर, या अप टू 12 महीने के लिए उस लोन को बोलेंगे शॉर्ट टर्म। और सुनिए, आ, 1 से लेकर 5 साल का क्या बोलेंगे? मीडियम टर्म। क्या बोलते हैं? मीडियम टर्म लोन बोलेंगे। और 5 से ज्यादा, जितना भी ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म बोलेंगे, लॉन्ग टर्म। लेकिन अकाउंटिंग में ऐसा नहीं चलता है। जो लॉन्ग टर्म है उन्हें नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं, जो शॉर्ट टर्म है उन्हें क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटी। अकाउंटिंग में कोई मीडियम टर्म नहीं है, अकाउंटिंग में कोई मिड टर्म नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। पता है क्या होता है, जैसे जैसे आप बिजनेस स्टडीज में आगे बढ़ेंगे आपको कॉन्ट्रडिक्शंस दिखेंगे। भाई बिजनेस स्टडीज तो क्या थ्योरी है, मैनेजमेंट है, ये क्या अकाउंटिंग है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो देखिएगा, इन अकाउंटिंग आपके पास दो ही तरह के होंगे लायबिलिटीज, या तो बोलेंगे करंट लायबिलिटी या बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। हाउ विल वी डिफरेंशिएट बिटवीन देम? इसके लिए कंपनीज एक्ट हमें हेल्प करता है। एक तो हो गया क्या, 12 मंथ्स, और एक होता है क्या, ऑपरेटिंग। एक क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल। अब इनका क्या रिलेशन है तुम मत बताना अभी। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल? बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, ऑपरेटिंग मेट्रो क्या होता है फिर? मेट्रो, वो ऑपरेट्स मेट्रो इन दिल्ली, डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, है ना? तो जैसे मेट्रो ऑपरेट करते हैं वैसे साइकिल भी ऑपरेट करते होंगे। होता है ऐसा कुछ? ठीक बोले थे थोड़ा थोड़ा सा, पीछे से दोनों कोई। वो 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 ऑपरेट्स रेलवे, वो ऑपरेट्स एयर इंडिया, आईआरटीसी जो हो गया, वो तो रेलवे की बुकिंग की वेबसाइट हो गया, है ना? बोलो भाई, पड़ोसी को इशारा कर रहे हो। अच्छा, ठीक। हाँ ठीक है। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ आपको वो कहीं से भी इससे रिलेट नहीं है। साइकिल को ऑपरेट करने से कोई रिलेशनशिप नहीं है। आइए जरा समझते हैं कैसे। सर्दियों में जो कपड़े बिकते हैं वो कैसे बिकते हैं? कंबल, कोट, जैकेट्स, है ना? ऐसे कुछ बिकते हैं। सर्दियों के कपड़े दिसंबर में या जनवरी में पीक पे बिकते हैं वो लोग। देखो दिसंबर जनवरी में दिल्ली की सर्दियां वगैरह काफी ज्यादा होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली एनसीआर की बात अगर कर रहा हूँ, ठीक है? अब मुझे बताइए कि वो कपड़े बनते कब होंगे भाई कि बिकते दिसंबर जनवरी में? तो सितंबर नहीं बेटा, और पहले, और पहले।
गर्मियों में बनते हैं भाई वो तो। और आप समझिए, तो बात बताइए, जो शीप होती हैं उनकी ऊन कब काटी जाती है, सर्दियों में या गर्मियों में? गर्मियों में। आपको जरूरत होती है, गर्मियों में उनकी ऊन निकाली जाती है। गर्मी का महीना अप्रैल मई में हो जाता है। अप्रैल मई में रॉ मटेरियल मिल जाता है, और मई जून जुलाई तक प्रोडक्शन पूरा। और जुलाई के बाद वो उनको ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, अगस्त सितंबर में ऐसा करके धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब बिकता कब है वो जाके? दिसंबर या जनवरी में बिकता है। उसके बाद क्या होता है? एंड ऑफ सीजन सेल और एंड ऑफ रीजन सेल, फिर उसके बाद निकालना शुरू हो जाता है। तो जरा समझिए, वुलन रॉ मटेरियल को एक्वायर करना, उससे कपड़े बनाना, वुलन गारमेंट्स बनाना, वुलन गारमेंट बनने के बाद उसे मार्केट में बेचना, बेचने के बाद पैसे की वसूली करना, ये जो टाइम पीरियड कहलाता है इसे कहते हैं हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल। क्या बोलते हैं उसे? ऑपरेटिंग साइकिल। सो व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल? हाउ एंड व्हेन इट स्टार्ट्स? क्या होता है? एक्वायरिंग, एक्वायरिंग रॉ मटेरियल। क्या बोला हमने? एक्वायरिंग रॉ मटेरियल, पहला काम ये हुआ। फिर क्या हो गया? कन्वर्टिंग, कन्वर्टिंग इनटू फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, ये कन्वर्ट हो गया। उसके बाद क्या होगा? सेलिंग इट आउट, बेच दिया। फिर क्या हो गया? रियलाइजिंग, रियलाइजिंग कैश अगेंस्ट इट। भाई आपने आपने दुकानदार, पता है ये लुधियाना वाले क्या करते हैं? ये सामान दे देते हैं और बोलते हैं जब बिक जाएगा भाई तब पैसा दे देना। ऐसा चलता है, ऐसे चलता है भाई। और दुकान ऐसे नहीं चलता, बाकी ऐसे चलता है। ये थोड़ी होता है कि आप एडवांस पैसा दे दें कब चले। तो बड़े बड़े होलसेलर्स होते हैं, गांधीनगर वाले जैसे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? इनसे सामान लेते हैं, भाई रखवा जाओ, बिक जाएगा, सीजन के एंड में पैसा दे देंगे तुम्हें। तो इसीलिए हमने क्या बोला? रियलाइजिंग कैश। ठीक है। और उसके बाद फिर अगले सीजन की तैयारी शुरू हो जाती है। क्या कहलाता है ये? दिस इज योर ऑपरेटिंग साइकिल। वाई वी आर डिस्कसिंग ऑपरेटिंग साइकिल अभी आपको पता चलेगा। ठीक है जी। अच्छा ये मुझे बताइए, स्टील मैन्युफैक्चरिंग का ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगा? आयरन ओर आएगा, हाँ बोलो। आयरन ओर आएगा, कोयला आएगा, फिर आयरन बनेगा, फिर जाएगा, फिर बिकेगा। लेकिन क्या स्टील का ऑपरेटिंग साइकिल और वुलन गारमेंट का ऑपरेटिंग साइकिल एक ही जैसा होता है? इसका बड़ा ऑपरेटिंग साइकिल होगा स्टील का, क्योंकि बनने और बिकने में, तो ये तो सीजन का कपड़ा है, बनेगा और बिक जाएगा। स्टील क्या है? ना एक साल बिका तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले साल बिक जाएगा। गॉट इट? ठीक है जी। तो हर बिजनेस के प्रोडक्ट का अपना अपना ऑपरेटिंग साइकिल होता है ना? जैसे आप देखेंगे कि जो स्क्वाश स्क्वैश और जूसेस वगैरह जो होते हैं, आपने देखा होगा जूसेस, जूस वगैरह जो होते हैं, इनका ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है ना? हाँ। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट का ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगा? और छोटा होगा। देख रहे हैं ना आप? प्रोडक्ट के नेचर के हिसाब से क्या होता है, ऑपरेटिंग साइकिल डिसाइड होता है। ठीक है। चलिए, अब जरा देखिए हम लोग कि ये ऑपरेटिंग साइकिल का क्या चक्कर है और हमसे क्यों पढ़ रहे हैं। कंपनीज एक्ट कहता है, कंपनीज एक्ट कहता है, अगर कोई भी पेमेंट ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर कर रहे हैं आप, तो क्या कहलाएगी? करंट लायबिलिटी। और अगर बियॉन्ड ऑपरेटिंग साइकिल जा रही तो क्या कहेंगे उसे? नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है जी। आओ दिखाता हूं कैसे। जस्ट ये हमने बोला पेमेंट पीरियड, और ये हमने बोला क्या? हमने बोला ऑपरेटिंग साइकिल। और यहां पर मैं ना 12 मंथ्स अपनी तरफ से लिख रहा हूँ। 12 मंथ्स में अपनी तरफ से, ये तीनों लिख लेना बेटा एक बार। और मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है पेमेंट पीरियड, ये है ऑपरेटिंग साइकिल, और ये है 12 मंथ्स। इट विल हेल्प यू इन 12th, लेकिन अभी भी जरूरत पड़ेगी, आपको समझना है। अब मुझे बताइए, किसी का पेमेंट पीरियड जो है वो है 8 मंथ्स का। क्या है? मैं एग्जाम्पल 1 लेके चल रहा हूँ। कोई प्रोडक्ट हमारा है, वो जो बिक जाता है, तो उसकी पेमेंट हमें 8 महीने के अंदर अंदर करनी है। ठीक है जी। और उसका ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने का है। अगर पेमेंट पीरियड 8 महीने का और ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने का, हमारे लिए क्या करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी है? बताइए। क्या बोले? नॉन करंट कैसे बेटा? वो ठीक बोल रहा है, लेकिन आपने यहाँ देखा ध्यान से, ये क्यों बोल रहा है? ये कह रहा है कि भाई देखो बेटा की बात समझना, अगर आपका पेमेंट पीरियड, मतलब आपकी पेमेंट की ड्यूरेशन आपके ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा है, तभी हम उसे नॉन करंट लायबिलिटी बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे।
लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, पेमेंट पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल से कम है, तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर देना पड़ रहा है हमें, इसीलिए अच्छा 12 मंथ को नहीं कंसिडर करना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, करंट लायबिलिटी हो गया। एवरीबडी इज ओके विद दिस, क्या कहलाएगा ये, करंट लायबिलिटी। अच्छा नंबर 2, पेमेंट पीरियड है 10 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल है 11 मंथ्स का, अब क्या कहलाएगा बताइए, अभी भी करंट लायबिलिटी है, ठीक है। नंबर 3, पेमेंट पीरियड है कितना, 10 महीने का, और ऑपरेटिंग साइकिल कितने का, पेमेंट पीरियड है हमारे पास कितने का, मान लो 11 महीने का, और ऑपरेटिंग साइकिल है 10 महीने का, अब बताइए क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, नॉन करंट, बिल्कुल गलत। जैसे ही आपका पेमेंट पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर चला जाए, बियॉन्ड चला जाए, तब हम कंपेयर करते हैं क्या ये 12 महीने के बराबर है या उससे कम है, इसको इसको कम है तो करंट लायबिलिटी ही रहेगा। जब पेमेंट पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा हो जाए, तब हम एक और कंडीशन टेस्ट करते हैं कि विल इट बी मोर देन 12 मंथ और नॉट। आपको लग रहा है 12 मंथ से ज्यादा है, नहीं है, इट विल बी करंट, इट विल रिमेन करंट लायबिलिटी, इट विल रिमेन करंट। 12 का कंसेप्ट है ये, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें जरूरत पड़ रही है समझने के लिए, इसलिए मैं इस्तेमाल करा रहा हूँ आपको। दूसरा देखिए, आओ दिखाते हैं ना, क्या 11 महीना, 11 महीना, अब बताइए भाई, अगर इसके बराबर है तो करंट ही कहलाएगा, फिर तो देखने की जरूरत ही नहीं है, फिर इसको नहीं देखेंगे क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। अच्छा देखिए नंबर 5, 12 महीने, 12 महीने, अब बताइए, वो भी करंट कहलाएगा। अब आप देखिए नंबर 6, पेमेंट पीरियड है 14 मंथ्स, ऑपरेटिंग साइकिल है 18 मंथ्स, अब बताइए कौन कौन, भाई ऑपरेटिंग से कम है ना, ऑपरेटिंग से तो कम ही है ये, तो इसको कंडीशन के देखेंगे, करंट लायबिलिटी बोलेंगे। डाउट है कुछ क्या? नेक्स्ट देखिए नंबर 7, अब देखिए जरा, पेमेंट पीरियड है 18 मंथ्स, ठीक है, और ऑपरेटिंग साइकिल है 16 महीने का, नॉन करंट है, लेकिन एक कंडीशन और देखेंगे फिर, क्या ये 12 से ज्यादा है, हाँ ज्यादा है, अब ये क्या बन गई हमारे लिए, नॉन करंट लायबिलिटी बन गई, इसका ध्यान रखना। मतलब कि अगर आपका पेमेंट पीरियड इज ग्रेटर देन ऑपरेटिंग साइकिल एंड ग्रेटर देन 12 मंथ्स, देन ओनली इट विल बी कंसिडर एज अ नॉन करंट लायबिलिटी, करेक्ट, ठीक है जी। क्यों पढ़ रहे हैं इसको पता है, क्योंकि कंपनीज एक्ट कहता है, कंपनीज एक्ट कहता है व्हाट इज नॉन करंट लायबिलिटी, पता क्या कहता है, विच इज नॉट अ करंट लायबिलिटी। लड़का कौन जो लड़की नहीं है, ये डेफिनेशन अभी दिखाऊंगा आपको, वो लिखा हुआ है, व्हाट इज नॉन करंट लायबिलिटी, विच इज नॉट अ करंट लायबिलिटी। तो भाई करंट लायबिलिटी जानना जरूरी है ना हमारे लिए, तो किसे कहेंगे करंट लायबिलिटी, विच इज टू बी पेड, विच इज टू बी सेटल्ड विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, विद इन 12 मंथ्स, से क्या कहते हैं हम लोग, करंट लायबिलिटी कहते हैं। और जो ऑपरेटिंग साइकिल या 12 मंथ के ऊपर चला जाए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन करंट लायबिलिटी लेके चलेंगे, गॉट इट, नोट्स में। अब ये स्कूल थोड़ी है कि मैं गो टू, ऐसा कुछ नहीं है, गो जाई। सो अब आप 5 नंबर पॉइंट पढ़ पाएंगे। नॉन करंट लायबिलिटी क्या लिखा है, लायबिलिटी इज पेबल आफ्टर 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट या बियॉन्ड ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है जी। क्या कहलाता है ये, नॉन करंट, करंट लायबिलिटी किसे कहेंगे, विच इज पेबल विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। और नॉन करंट लायबिलिटी के एग्जांपल क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, और एक और चीज जैसे डिवेंचर, डिवेंचर आप 12th में पढ़ेंगे, लॉन्ग टर्म लोन और डिवेंचर्स होते हैं यहाँ पर। और करंट लायबिलिटी के एग्जांपल क्या है आपके, शॉर्ट टर्म लोन हो गए, क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ये सारे आपके एग्जांपल हैं, ठीक है। हाँ जी, पेमेंट पीरियड, ओके, पेमेंट पीरियड is the time period provided by your supplier to pay of you the required money। तुमने मुझसे सामान खरीदा, मैं तुम्हारा सप्लायर हूँ, मैंने कहा मैडम देखो आप ले जा रहे हो, 5 महीने के अंदर अंदर पैसा दे देना, वो पेमेंट पीरियड है। हर इंडस्ट्री का पेमेंट पीरियड अलग अलग होता है, गारमेंट वालों का अलग होगा, स्टील मैन्युफैक्चरिंग का अलग होगा, सीमेंट का अलग होगा। देखो भाई, किसी भी वर्ल्ड के हिस्से में चले जाइए, सामान तो उधारी पे ही बिकता है। बोलना है कुछ, बोलो। सिक्स सिक्स, अच्छा देखिए, ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने का, उसके अंदर अंदर पेमेंट कर रहे हो ना आप, जब भी ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा और पेमेंट पीरियड कम है तो वो करंट लायबिलिटी कहलाएगा।
नहीं बेटा, 12th तो तब लगाएंगे ना। ट्वेल्थ ट्वेल्थ वाली कंडीशन कब लगानी है? जब पेमेंट पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा हो, 12 मंथ से भी ज्यादा हो, तब लगाना है। हाँ, ये कंपनीज एक्ट का तरीका है, मेरा बनाया हुआ नहीं है ये। कंपनीज एक्ट ने बोला है। कंपनीज एक्ट 2013 की गाइडलाइंस फॉलो कर रहा हूँ मैं। सुनो, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में नहीं चलता। वो तो क्या बोलते हैं, कौन सा ऑपरेटिंग साइकिल क्या, 12 महीने के अंदर अंदर पे कर दिया तो क्या करंट लायबिलिटी, 12 महीने के बाद तो नॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन जब हम कंपनीज एक्ट की तरफ, मैंने बोला ना बड़ा कौन है, कंपनीज एक्ट, उसके किसके रूल चलते हैं, कंपनीज एक्ट के चलेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आपने 10th में पढ़ा था, इफ ऑन अ पर्टिकुलर मैटर स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म रूल लॉ एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म लॉ ऑन द सेम, तो किसके रूल चलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का चलेगा ना। तो जब कंपनीज एक्ट ने भी कानून बना दिया, पार्टनरशिप और तो किसकी चलेगी? कंपनीज एक्ट ही चलेगी भाई। कंपनीज एक्ट चलती है, सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप नहीं चलेगी वहां पर। इसीलिए हमने इस हिसाब से पढ़ा। अब आप डेफिनेशन पढ़ रहे तो लिख तो रहा है वो, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर है तो क्या करंट लायबिलिटी, ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड है तो क्या है वो, नॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन अब आइए देखिए जरा मजेदार, देखिए आप, करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी अभी मैं आपको बताऊंगा। एक बड़ा मजेदार एग्जांपल और लेके चल रहे हैं अब। ठीक है, दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। चलो आइए देखते हैं एक और चीज। मोक्षा, इज इट फाइन या कुछ गड़बड़ लग रहा है मोक्षा? और Yes, sir. इधर से रूहान, कुछ पता चल रहा है? रूहान भाग गया। हाँ जी। बेटा वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। गारमेंट, वुलन गारमेंट का अलग होगा, स्टील मैन्युफैक्चरिंग का अलग होगा, सीमेंट का अलग होगा, वो इंडस्ट्री की प्रैक्टिस होती है। अभी क्या बताया मैंने आपको, रॉ मटेरियल इकट्ठा करना, कन्वर्ट करना उसको सामान में, पूरा टाइम उसको रॉ मटेरियल, उसको ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं, वही तो बोला था। हाँ, उस ऑर्डर को ऑर्डर भी नहीं बोल रहे हम लोग। आपने रॉ मटेरियल इकट्ठा किया, बनाया, बेचा, और पैसा जब वसूल होगा तब तक का टाइम पीरियड क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग साइकिल कहलाएगा। ठीक है, चलिए। एक तरह की लायबिलिटी और होती है, उससे जरा समझते हैं। वो होती है कंटीजेंट लायबिलिटी। क्या होती है कंटीजेंट लायबिलिटी, बताते हैं जरा। बेटा क्या नाम है आपका? विवान। विवान ने क्या किया? विवान ने एसआरसीसी से, इसने बीकॉम ऑनर्स किया, अगर ये इंडिया में पढ़ाई करता है मान लो तो। ठीक है, एसआरसीसी से इसने पढ़ाई करी, मैं आपको दिखाऊंगा अभी एक चीज, बाकी लोग भी देखेंगे जरा। तो इन्होंने एसआरसीसी से क्या करा, पढ़ाई करी, और फिर उसके बाद आईआईएम अहमदाबाद से इन्होंने फिर अपना एमबीए पूरा करा। और फिर उन्होंने क्या कर दिया, मैं बोलूँ तो हार्वर्ड से नहीं, स्टैनफोर्ड से इन्होंने क्या कर दिया, पीएचडी कर ली। स्टैनफोर्ड से क्या कर दिया, पीएचडी कर ली इन्होंने। और उसके बाद ये वर्ल्ड बैंक में इकोनॉमिक एडवाइजर लग गए। ठीक है जी। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पढ़ाई लिखाई, इनका एक फ्रेंच कन्या से क्या हो गया, स्नेह की डोर बन गई। अब थ्रेड ऑफ अफेक्शन। अरे यार कैसे बताऊं, अरे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से। अभी भी नहीं समझा? हो गया, चलो ठीक है। तो वहां इनका क्या हो गया, फ्रेंच कनेक्शन डेवलप हो गया। ठीक है, और ये क्या हुए, ये विवाह के बंधन में बन चुके। ठीक है, बाई चांस वो फ्रेंच कन्या जो थी, वो उतनी फ्रेंच नहीं थी, मतलब इंडियन लगती थी, क्यों उसका रंग था। और ये दोनों जब वापस आए तो ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय अभिषेक बच्चन, और किससे, ऐश्वर्या राय से, जो ऑनलाइन है, उन्हें मैं दर्शन कराए थे, फिर मैं इनको भी बताता हूँ। क्या दिख रहा है किसी को स्क्रीन पर? बोलो भाई। Yes, Yes, sir. sir. दिख रहा है। हाँ, कौन दिख रहे हैं देखिए जरा, ये दिख रहे हैं ना? Yes. Yes, sir. हाँ, दिख रहे हैं सबको, आपको दिख रहे हैं कौन है? जब लड़की, चाहे वो फिरंगनी क्यों ना हो, हिंदुस्तान आती है, एक रस्म निभाई जाती है, रसोई के अंदर घुसने की रस्म, बढ़िया खाना बनाने की रस्म। ऐसा होता है। ठीक है, आपने एकता कपूर के सीरियल में देखा होगा, है ना? और फिर जो विलेन होती है वो झन झन कुछ कुछ ड्रामा कर देती है उस तरह से। तो ये भाई साहब के भी सारे रिश्तेदार आए हैं,
नहीं फ्रेंच करने आई है, वो खाना वाना बनाएगी कुछ। इसने क्या किया, ये जो प्रेस्टीज है ना, ये बचपन से सुनता है डायलॉग, जो इनका टैगलाइन पता है क्या है? जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। ये इनका इनका टैगलाइन है प्रेस्टीज कुकर वालों का। इसने भी प्रेस्टीज कुकर खरीदा और चूल्हे पे चढ़ा, बीवी की हेल्प कर रहा है। तुम्हारी हो गई क्या? उसे एडवाइस मत, समझा रहा था, इधर देख लीजिए। फिर क्या हुआ जी, अब इंस्ट्रक्शन वगैरह फॉलो हुए, बाई चांस वो पीस आ गया डिफेक्टिव, प्रेशर कुकर फट गया, लड़की अंग्रेज बन गई। अब कैसे? भाई झुलस गया मुंह, खाल वाल निकल आई, अंग्रेज बन गई। सो सैड, बुरी बात है। तो क्या हुआ, किसकी गलती थी? प्रोडक्ट वॉज फॉल्टी, जिसकी वजह से इनकी बीवी का नुकसान हुआ। स्किन स्किन में नुकसान, जलने वलने के नुकसान, बहुत बहुत गड़बड़। इन्होंने क्या करा, उस प्रेस्टीज कंपनी के ऊपर केस ठोक दिया, मुकदमा कर दिया। कितने का? करीब करीब 20 करोड़ का। कह रहे या तो 20 करोड़ दो या क्या करो, बीवी बदल दो। है बदमाश, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या कर दिया, मुकदमा कर दिया कंपनी के ऊपर कि तुम्हारे फॉल्ट की वजह से मेरी सुंदर तिरंगन बीवी क्या हो गई, इनके इनकी इनका चेहरे का रंग उतर के सब कुछ खराब हो गया। यू हैव टू कंपनसेट। सोचो, प्रेस्टीज कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, जरा प्रेस्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। प्रेस्टीज कंपनी उस 15 करोड़ के लॉ सूट को एक्सेप्ट करेगी क्या? लेकिन नहीं, हमारी तो गलती नहीं, संभाल के नहीं करा, तिरंगे लड़की है, कुकर बनाना नहीं आता उसको, कैसे खाना वाना कुछ नहीं। उसने कहा नहीं नहीं, गलती तुम्हारी है। कोर्ट में चला गया मामला भाई। अब मुझे बताइए, अगर प्रेस्टीज कंपनी मुकदमा हार गई तो क्या होगा? हाँ, उनकी उनकी इमेज खराब होगी भाई, उनकी इमेज खराब होगी। इमेज तो छोड़ो, पहले तो 15 करोड़ इनको देना पड़ेगा, और मुकदमा जीत गए तो। और सुनो, लीगल खर्चा वर्चा सब मिला के अगर हार गए तो देना पड़ेगा उनको, और अगर जीत गए तो क्या होगा? कुछ नहीं, नहीं देना पड़ेगा। चलो, हमें मान लो प्रेस्टीज कंपनी, हमारे खिलाफ एक मुकदमा चला हुआ है, कितने का? 15 करोड़ का। विल इट बी लाइबिलिटी ऑन अस? ना, इट इज नॉट अ लाइबिलिटी। व्हेन विल बी इट अ लाइबिलिटी? व्हेन वी लूज द केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ऐसी लाइबिलिटी which may or may not arise in future depending upon happening or not happening of any event in future, उसे कहते हैं क्या? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं उसे? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं बेटा उसको? कंटिंजेंट, कंटिंजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं उसको। ये वो पेमेंट ऑब्लिगेशंस होते हैं जो हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं फ्यूचर में। अगर कोई घटना हुई तो होगा, नहीं हुई तो नहीं होगा। इन्हें कंटीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। इन्हें हम बैलेंस शीट के पास कैसे दिखाते हैं? एज ए फुट नोट दिखाते हैं। कैसे? जैसे मान लो मैं अकाउंटेंट हूँ, ठीक है, या मान लो विवान, विवान इज एन अकाउंटेंट। तो ये बनाई, जैसे यहाँ पर बैलेंस शीट बनाई, ऐसे बैलेंस शीट बना दी ऐसे करके, ठीक है, और ऐसे, और नीचे ऐसे लिखा जाता है, ऐसे 1 2 3 4 5, ये इसका पैर, ये बन गया इसका फुट, और इस पे लिखा रह जाएगा क्या? नोट। देयर इज अ क्लेम अगेंस्ट अवर कंपनी, कंपनी ऐसा करके, फुट नोट बन गया, शोन एज अ फुट नोट। वाई वी आर शोइंग फुट? ताकि पता चलेगा कि ऑथेंटिक है। कोई ऑडिटर आएगा, चार्टेड अकाउंटेंट आएगा, इसके पैरों का निशान मिला के देखेगा ये जेन्युइन है या नहीं है। अरे कम ऑन, क्या? ही इज नॉट अ बिग फुट, इसका भी तो पैर छोटा ही है। एब्सोल्युटली करेक्ट। ये मजाक मजाक में बोल रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बेटा, फुट नोट का मतलब ये नहीं होता कि किसी का राक्षसी पैर छाप दे वहां पर, बिल्कुल नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। फुट नोट मतलब एज अ स्मॉल सिंपल नोट, क्या? जस्ट बिलो द बैलेंस शीट इज शोन कि देयर इज अ लॉ सूट अगेंस्ट अस कंपनी, इट ऑफ वर्थ रुपीज 15 करोड़। ये आपको बताना होता है। ये ट्रांसपेरेंसी होती है, फुल डिस्क्लोजर कहते हैं इसको। क्या बोले? नहीं नहीं, हार गए तो बेटा लाइबिलिटी बन गई ना, फिर तो बैलेंस शीट के लिए, फिर तो अच्छा सुनो, अगर सुनो, ये बुक्स आर क्लोजिंग ऑन 31 मार्च, अब मुकदमा हार गए, इट विल बी लाइबिलिटी, एंड इट विल बी नॉन करंट लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी? इमीडिएटली पे करना पड़ता है, इट इज अ करंट लाइबिलिटी, ठीक है जी। और अगर मुकदमा चल रहा है तो इट विल नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट, इट विल बी शोन एज अ फुट नोट। क्या बोल के शो करेंगे?
देयर इज अ लॉ सूट अगेंस्ट अस पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ 15 करोड़ दिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि अच्छा मान लो आपकी कंपनी के ऊपर पेटेंट वायलेशन का किसी ने मुकदमा कर रखा है 200 करोड़ का, और आपकी कंपनी की वर्थ कितनी है, अब मान लो 300 करोड़ रुपया। तो जो इन्वेस्टर है उससे तुम बात छुपाओगे तो फिर क्या होगा, फ्रॉड नहीं कहलाएगा वो। तो आपको एक्सप्लेन, आपको मेंशन करना है सारा का सारा कि भाई हमारे अगेंस्ट क्या चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। ठीक है, ये तो आपने एग्जाम्पल से समझा। चलिए देखें कि स्ट्रक्चर्ड तरीके से कैसे लिखा हुआ है। अब अपने नोट्स को पढ़ लेते हैं। इज इट ओके मोक्षा अनंत विधि? यस सर। Yes, sir. चलिए आइए देखें नोट्स में क्या लिखा है। सच लाइबिलिटीज अराइज ड्यू टू हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट इन फ्यूचर। ठीक है, एंड दे बिकम पेबल ओनली इन केस ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट इन फ्यूचर विच इज अगेंस्ट आवर कंपनी। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंटीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। और क्या क्या होती है मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लिया जाए, एक देखो दिख रहा है पॉइंट नंबर 2 में, लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सूट पेंडिंग इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया, 2-3 एग्जांपल और हैं। और जब आप 12th में जाएंगे तो कम से कम 8 एग्जांपल आपको दिखेंगे 12th में, अभी नहीं दिखेंगे। देखिए, लायबिलिटीज फॉर बिल डिस्काउंटेड, इसका मतलब समझिए क्या होता है। बिल्स रिसीवेबल है आपके पास, पढ़ाया था, डेटर और बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल 3 महीने का था, बिल्स रिसीवेबल 3 महीने का। आपको अभी पैसे की जरूरत है, 20,000 का बिल है। आप बैंक के पास गए, बोला बैंक हमें पैसे की जरूरत है, अभी दे दो। बैंक ने कहा 20,000 के बदले में 19,500 चाहिए। हमने कहा बिल्कुल दे दो। हमने क्या किया, डिस्काउंट में बिल को एनकैश करा दिया। क्या कहलाया, डिस्काउंटिंग का बिल कहलाया। 3 महीने बाद, 3 महीने बाद बैंक क्या करेगा, अपने बिल को उस बंदे को जिसने हमें दिया था उसके पास भेजेगा। वो कहता है मैं नहीं दे रहा पैसा, हो गया बिल डिसऑनर। किसे भरना पड़ेगा वो, हमें भरना पड़ेगा। सो डिस्काउंटिंग का बिल, ये हमारे लिए क्या है, कंटीजेंट लायबिलिटी है। अगर सामने वाले ने पे कर दिया, वी आर फ्री फ्रॉम बर्डन। और अगर सामने वाले ने नहीं पे करा तो क्या हो जाएगा, इट्स अ बर्डन ऑन अस। क्या कहलाएगी हमारे लिए ये, कंटीजेंट लायबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, और एक चीज देखिए, अभी आप लोग यार दोस्त हैं, बिजनेस करते हैं, बड़े होते हैं, आगे चलते हैं। आपका दोस्त क्या करता है, बैंक से लोन लेता है। जैसे मान लो अबीर ने बैंक से लोन लिया, और क्या बोला तुम्हारा नाम, विवान को बोला भाई मेरा गारंटर बन जा। विवान ने कहा ठीक है ब्रो, बन जाते हैं गारंटर। कबीर ने ले लिया 100 करोड़ का लोन, और विवान बन के भाई साहब गारंटर। कबीर ने लोन लिया, फैक्ट्री वैक्ट्री अच्छे से चलाई, जब बढ़िया चली गई, शादी ब्याह किया, और कहाँ वर्ल्ड टूर पे निकल गए। यहाँ मैनेजर ने बेच खाया इनका बिजनेस, ईएमआई नहीं भरी जा रही, कुछ नहीं भरी जा रही। इनको कॉन्टेक्ट करा जा रहा है, इनके यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं मिलता। अब बैंक किसे पकड़ेगा, गारंटर को। तो जिंदगी में कभी किसी का गारंटर मत बनना, चाहे वो कितना ही क्लोज हो। अपने भाई का भी गारंटर मत बनना, मैं बताऊं तो, जब तक कि आपको उसकी नीयत क्लियर नहीं है। दैट्स अ लर्निंग लेसन फॉर ऑल ऑफ यू। गारंटर नहीं बनना है कभी भी। आज से 5 साल पहले अगर आप गारंटर बनते तो बैंक छोड़ देता था, अब नहीं। अगर आप गारंटर बन गए, वो डिफॉल्टर बना, तो आप पकड़े जाएंगे। तो मुझे बताइए, आप किसी के गारंटर बन गए, उसने लोन ले लिया, द पर्सन इज पेबल टू पे ऑफ द लोन, विल देयर एनी प्रेशर और विल देयर एनी थ्रेट टू यू, नो। लेकिन अगर वो लोन नहीं पे करेगा तो देयर इज अ थ्रेट। तो आप क्या दिखाएंगे बैलेंस शीट में लिखकर अपना, कि वी स्टूड एज अ गारंटर ऑफ अ लोन ऑफ 100 करोड़ टुवर्ड्स XYZ, ऐसा करके लिखेंगे आप। ये सारे के एग्जाम्पल आपके पास हैं। कौन से एग्जाम्पल्स हैं ये, कंटीजेंट, कंटीजेंट लायबिलिटीज के एग्जाम्पल। इस पर जरूर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज कंटीजेंट लायबिलिटी, एंड इसके एग्जाम्पल लिखिए। गॉट इट। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखिए कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या होता है। करंट लायबिलिटी किसे बोलेंगे भाई, देखो क्या लिखा हुआ करंट लायबिलिटी, व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू सेटल इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल और प्राइमरीली पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, सेटल्ड विद इन 12 मंथ फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। ठीक है ना, ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ, ये तो बताया था मैंने आपको। अभी पढ़ने में समझ में आ रहा है कुछ क्या लिखा है हम लोगों ने। और आगे चलते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल क्या लिखा है देखिए जरा, इट मींस टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एन एसेट्स और प्रोसेसिंग एंड कन्वर्जन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इफ ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, इट इज टेकन एज व्हाट, 12 मंथ। अगर ऑपरेटिंग साइकिल नहीं पता हो तो क्या लेके चलेंगे, 12 महीने। बड़ा सिंपल सा रूल है, 12 महीने के अंदर अंदर पेमेंट जाएगी तो क्या कहलाएगी, करंट लायबिलिटी। बियॉन्ड 12 महीने कहलाएगी तो क्या कहलाएगी, नॉन करंट लायबिलिटी। गॉट इट। अच्छा, और नॉन करंट लायबिलिटीज आर दोस विच आर नॉट, क्या लिखा है कंपनीज एक्ट ने, विच आर नॉट, विच आर करंट। लड़का कौन जो लड़की नहीं है, बच्चा कौन जो बूढ़ा नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। अब अरे ये नहीं लिखना भाई प्लीज, ये ना लिखना एग्जाम में। नहीं नहीं, अरे शाबाश,
तो क्या पहली क्लास पढ़ो, उसके बाद ग्रेजुएशन का ठप्पा लेके निकल जाओ। ठीक है। कौन है? अरे भाई कितने सारे ड्रॉप आउट जो होते हैं वो अपना यूनिकॉर्न चलाते हैं, क्या जरूरत है पढ़ाई की? लिव इट। पर लेकिन क्या करें, मन तो मानता है लेकिन माँ बाप नहीं मानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए जी। तो सक्सेसफुली वी अंडरस्टूड लाइबिलिटीज वाला पार्ट। और जो हमने लाइबिलिटी वाला पार्ट बोला वो कौन सा था? इंटरनल या एक्सटर्नल? अभी जो डिस्कस किया था कौन से वाली लाइबिलिटी डिस्कस करिए? एक्सटर्नल डिस्कस करिए। इंटरनल तो एक होती है कैपिटल, उसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। ठीक है जी। इधर से बेटा समझ पा रहे हैं कुछ? नाइस, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबने अपने आप को प्रेजेंट करा ना? माँ बाप बेचारे ढूंढ रहे होंगे हमारा बच्चा कहाँ चला गया। जैसे क्लास में आते हो बेटा प्रेजेंट करा करो अपने आप को। है फोन? लिख दो अभी, क्लास के बाद मत लिखा करो। चलो, आ जाते हैं एसेट्स पर। इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी विच विल गिव बेनिफिट इन द फ्यूचर, उनको हम एसेट्स बोलते हैं। और मतलब कोई भी ऐसा इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो कि प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग किसी भी फॉर्म में हो सकता है, उसको हम इस्तेमाल करें और फ्यूचर में हमें रेवेन्यू जनरेशन हो, उसके हम क्या बोलेंगे? एसेट्स बोलेंगे आपका। ठीक है। दे आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज विच आर एक्सपोज इन टर्म्स ऑफ मनी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, कैश, बैंक बैलेंस, डेटर वगैरह। ये सब क्या कहलाते हैं? आपके एसेट्स कहलाते हैं। ये मॉनेटरी वैल्यू है ओवर विच यू हैव अ लीगल राइट, ओवर विच यू हैव अ लीगल राइट। आओ मैं जरा समझे एक तरह से एग्जांपल। बेटा क्या व्हाट्स योर नेम? अंशिका के पापा ने उसको 18वें बर्थडे पर एक रोल्स रॉयस जो है वो गिफ्ट करी। रोल्स रॉयस कितनी की आती होगी भाई? 5 से, और बढ़िया वाला वर्जन चल 12 करोड़ रुपए का, 12 करोड़ रुपए की रोल्स रॉयस इसको गिफ्ट कर दी। ठीक है जी। अब जनरली क्या करते हैं, अगर आप 12 करोड़ रुपए कैश लेके जाएं और गाड़ी खरीदेंगे तो इनकम टैक्स वगैरह सब पर मीडिया वीडिया फूस हल्ला मच जाएगा। 12 करोड़ रुपए कैश लेके गाड़ी खरीदना, यार तुम अलवर के महाराजा थोड़े ही हो। है ना, वो कहानी सुनाऊंगा किसी समय में। यू नॉट अलवर का राजा जिसने रोल्स रॉयस शोरूम से 5 गाड़ियां मंगवा ली थी, फिर अपने यहाँ पर कूड़ेदान बना दिया था उनका। वो सुना होगा आप लोगों ने उस स्टोरी। हाँ, हाँ हाँ, डिसरिस्पेक्ट वाला था। तो तुम वो नहीं हो कि जो तुम 5 गाड़ियों का ऑर्डर लो और फिर उनको कूड़ेदान बना दो। ना भैया ना, ऐसा नहीं होता। तो 12 करोड़ की गाड़ी, तो इन्होंने क्या किया होगा पापा ने कि 2 करोड़ रुपए का डाउन पेमेंट कर दिया होगा और बाकी की ईएमआई बनवा ली होंगी। चलो ठीक है, भरते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और वो ईएमआई बनवा लेते हैं लेकिन उन्हें जल्दी पे कर देते हैं। दैट्स इट। या मान लिया जाए कितना, 10 करोड़ रुपया का क्या कर दिया, डाउन पेमेंट कर दिया, 2 करोड़ का क्या कर दिया, ईएमआई बनवा दिया, ताकि दुनिया को पता चले भी हमने लोन पे लिया है, ऐसा करके। ठीक है। अच्छा जी। अब ये रोल्स रॉयस लेके घूम रही है एक्सप्रेस वे पे, धूम मचा रही, धूम 350 की रफ्तार से चल रही है। ठीक है। अचानक से मामू ने रोक लिया। रुको 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 रुको, हाँ रुको, कैमरे में फ्लैश करके जा रही है, हाई स्पीड को वायलेशन करते जा रही है। तो आगरा के से पहले मथुरा में इनकी गाड़ी रुकवा ली गई। पहले तो सबने सेल्फी वेल्फी खींची इनके साथ अच्छे से। उसके बाद पूछा भाई कागज दिखाओ। कागज जो निकल कर आता है उसका नाम है उस पे, पापा का नाम। लोन तो पापा को मिलेगा, इनको तो मिलेगा नहीं लोन। पापा का नाम है, लेकिन गाड़ी क्या असल में पापा की है वो? नहीं जी। कैसे भाई, गाड़ी तो बैंक की है। जब तक तुम लोन नहीं चुकाओगे तब तक गाड़ी किसकी है? बैंक की है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने गाड़ी लोन पे ले ली, तो जब रात को गाड़ी खड़ी करने जाओ, क्योंकि बैंक है तो बैंक के दरवाजे पे खड़ी होगी, हो तो फिर ऐसा तो नहीं होता। ऐसे में तो बैंक को स्टेडियम हायर करना पड़ेगा फिर। है ना, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो देखिए समझिए, आरसी होती है ना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, गाड़ी के कागज, आरसी, आरसी पे लिखा रहता है हाइपोथेकेटेड टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब ये गाड़ी में मालिक का नाम इनके पापा का लिखा रहेगा और एक लाइन लिखी रहेगी क्या, हाइपोथेकेटेड टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि अगर इनके पापा उस गाड़ी को बेचना चाहें तो पहले वो जो लाइन लिखी है ना हाइपोथेकेटेड, उसे इरेज करना पड़ेगा। इरेज मतलब नहीं व्हाइटनर लगा के इरेज कर दिया, नहीं। तो 2 करोड़ बैंक को चुकाएंगे, तब आपको एनओसी मिलेगा। जब आपको एनओसी मिलेगा उस बैंक से, तब जाके गाड़ी आपके कब्जे में वो आएगी। लेकिन इन रियलिटी में क्या होता है कि ये जो गाड़ी है, इट इज एन इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ हर फादर विच इज गिफ्टेड बाय फादर टू हर, ओवर विच शी हैज अ, और फादर हैज अ फुल लीगल राइट। बैंक का राइट कब होता है शुरू? जब आप लोन नहीं पे कर पाते हैं, अदरवाइज गाड़ी आराम से चलाइए, घुमाइए फिराइए। ठीक है। सो एनी एसेट ओवर विच यू हैव अ लीगल राइट,
डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस इन फेवर ऑफ यू, उसको हम क्या बोलेंगे, एसेट्स बोलेंगे। और इसका बड़ा एडवांटेज होता है, आपने देखा होगा था ना, हमने अकाउंटिंग की एक एडवांटेज बोली थी, क्या करता है, इट प्रोटेक्ट योर एसेट्स। गाड़ी के कागज आपके नाम पे हैं, तो गाड़ी फिर आपसे कोई थोड़ी छीन सकता है। तो आइए जरा देखते हैं एसेट्स क्या होती हैं और वो कितने टाइप्स की होती हैं। देखिए, anything having monetary value over which entity has a legal right which is enabled firm to get economic benefit in the future is known as an asset। एसेट्स क्या होती है, बिजनेस ओन करता है उसको, बुलेट में पॉइंट दे रखे हैं। इट शुड हैव सम वैल्यू अटैच्ड टू इट, 12 करोड़ वैल्यू अटैच्ड है। इट इट शुड हैव बीन एक्वायर्ड एट अ मेजरेबल मनी कॉस्ट, पैसा देके खरीदी हो। इट मे बी टेंजिबल और इन इंटेंजिबल फॉर्म, टेंजिबल और इंटेंजिबल फॉर्म। दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपके सामने। इन्फोसिस के मालिक कौन है भाई, बताइए जरा मुझे। श्री श्री नारायण मूर्ति, ठीक है जी। नारायण मूर्ति के एक बड़े प्रसिद्ध दामाद बाबू हैं, कौन है, मिस्टर ऋषि सुनक। उनकी बेटी का नाम क्या है, सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति उनकी बीवी का नाम है, अक्षता मूर्ति, ठीक है। और भी कोई बेटा बेटी है उनके, रोहन मूर्ति। रोहन मूर्ति, रोहन मूर्ति शादीशुदा है, नहीं है? क्या अकाउंटिंग में पूरा गर्म पत्री निकलवा रहे हो, है। रोहन मूर्ति का एक न्यू बॉर्न बेबी है, बेटा। और नारायण मूर्ति ने क्या कर दिया, 270 करोड़ रुपए के शेयर उसके नाम पे कर दिए, 0.25% के करीब है। हाँ बताया था ना, कर दिए। मुझे बताइए, ये जो शेयर हैं, ये टेंजिबल एसेट्स हैं उस बच्चे के लिए, इनटेंजिबल है? तो टेंजिबल कैसे हो गए वो, फिजिकल एसेट्स बोलेंगे टेंजिबल उसको, क्या बोलेंगे? तो एसेट्स जो आपकी होती है, फिजिकल शेप में भी हो सकती है, फिजिकल शेप के बिना भी चल सकती है। अगर फिजिकल शेप होगी तो क्या बोलेंगे, उसको टेंजिबल बोलेंगे। और अगर फिजिकल शेप नहीं होगी तो क्या बोलेंगे, उसको इनटेंजिबल बोल के चलेंगे। तो चलिए जरा देखिए, एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, दोबारा से वही है। अच्छा बेटा बताइए, करंट एसेट्स किसको बोलेंगे, जो हम कैश में रियलाइज करें विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, विद इन 12 मंथ, उसको क्या बोलेंगे, करंट। और जो बियॉन्ड उसके होगी उसको क्या बोलेंगे, नॉन करंट। तो जो करंट लायबिलिटी में मैंने ये डेफिनेशन बताई थी ना आपको, बिल्कुल वही चलेगी यहाँ पर, ठीक है। नॉन करंट के एग्जांपल कौन से हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स, एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। और सुनिए, ये जो नॉन करंट एसेट्स, उसको फर्दर दो कैटेगरी में बांटा गया। टेंजिबल एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, इनटेंजिबल एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। अभी अभी चल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ अभी आपको। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर जो है आपके, ठीक है। बेटा एक बात समझिए आप मुझे, शेयर की ना फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, शेयर डीमेट फॉर्म में जाते हैं। शेयर्स जो होते हैं आपके डिजिटल फॉर्म में होते हैं, दे आर नॉट इन फिजिकल फॉर्म। शेयर का प्रिंट आउट निकाल सकते हो आप, लेकिन आज की डेट में, पहले बोलो तो बात ठीक है, आज की डेट में करंट सिनारियो में शेयर जो होते हैं ना आपके, आपके पेरेंट्स ने अगर शेयर में इन्वेस्ट कर रखा होगा, दैट एग्जिस्ट इन डिमेटेरियलाइजेशन फॉर्म। डीमेट अकाउंट के अंदर होते हैं, डिजिटल फॉर्म में होते हैं शेयर्स। परफेक्ट एग्जांपल है इंटेंजिबल एसेट्स का। तो जो नारायण मूर्ति ने अपने पोते के नाम पे जो शेयर ट्रांसफर करे ना बेटा, डिजिटल फॉर्म में करे, इंटेंजिबल एसेट्स हैं वो, टेंजिबल नहीं है। अगर उसके नाम पे अपनी एक फैक्ट्री कर दे, एक बिल्डिंग कर दे, तो क्या कहलाएगा वो, टेंजिबल कहलाएगा। लेकिन अदरवाइज वो किस फॉर्म में होते हैं, डिजिटल फॉर्म में होते हैं। और इंटेंजिबल क्या कहलाती हैं आपकी, वो फिजिकल, क्या क्या होते हैं ये, पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, थोड़े से लिए हम लोगों ने, आप उससे ज्यादा नहीं लेके चलें, ठीक है। और करंट एसेट्स किसको बोलेंगे, विच आर हेल्ड फॉर रीसेल और कन्वर्टिंग इनटू कैश, उन्हें क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स होते हैं, ठीक है जी। हाँ जी बोलो। हाँ, गुडविल क्या होता है, बिल्कुल सही बात है। गुडविल एक परफेक्ट एग्जांपल है इंटेंजिबल एसेट्स का। और गुडविल कोई, कोई गुडविल जो हम बोले ना, कि इफ वी हैव टू कैलकुलेट द गुडविल ऑफ अ पर्सन, तो गुडविल ऐसे नहीं कैलकुलेट। जब आप 12th में जाएंगे, एक चैप्टर अपने आप में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अभी समझिए, गुडविल इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ नेम, फेम, रेपुटेशन, गुड बिजनेस कनेक्शन ऑफ अ बिजनेस थ्रू विच existing business earns better than anybody in the market, बट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, लेकिन कन्वर्टेड इनटू मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, इसको गुडविल बोलते हैं। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल बोलूं, आपने मॉल बनाया सेक्टर 18 में, और आपने एक मॉल बनाया छलेरा में, तो बताइए फुटफॉल किसका ज्यादा होगा, ऑब्वियसली छलेरा वाला का ज्यादा होगा, लेकिन बिक्री नहीं होगी आपके वहां, आएगा नहीं कोई वहां पर खरीदने।
यहाँ छलेरा के पास एलिक्सर मॉल है, यहाँ पर है, बना रखा किसी ने, खाली पड़ा हुआ है। और सेक्टर 18 में देखिए आप, भयंकर फुटबॉल है, वो डीएलएफ के पास चलिए, भयंकर फुटबॉल है। तो अच्छा देखिए, आपने देखा होगा कि आप एक प्लॉट खरीद रहे हैं, बिल्कुल मेन रोड पे है वो, ठीक है, 500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट खरीद रहे हैं, मेन रोड पे है। और एक प्लॉट खरीदे जो बिल्कुल इंटीरियर में कॉलोनी की है, तो किसकी वैल्यू ज्यादा होती है? क्यों ज्यादा होती है भाई? लोकेशन, लोकेशन की वजह से। तो जब, हाँ, लोकेशन की वजह से ज्यादा होती है। तो अच्छा, एक प्लॉट ऐसा है जो कि तीन तरफ से खुला हुआ है, सिर्फ एक तरफ से बंद है, और एक प्लॉट जो तीन तरफ से बंद है, एक तरफ से खुला है, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? तीन तरफ से खुले वाले की वैल्यू ज्यादा। गॉट इट? इसीलिए ये जो फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से आपकी एसेट्स की वैल्यू मार्केट में बढ़ती है, उसी को तो गुडविल बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए, करोल में कोई जाएगा, रोशन वाले की कुल्फी खाता है कोई, मैंने बताया था फतेहपुरी में जाके वो लस्सी वाले की लस्सी पीते हैं, वो देखिए। वो फतेहपुरी में गढ़वाल पनीर भंडार, उसकी पनीर खरीदते हैं लोग, मार्केट से बड़ी भारी होती है वो। ये सब क्या है? ये आपका नाम है, फेम है। ये सुनिए, अच्छा, लेट मी कंप्लीट। सीपी कनॉट प्लेस गए हैं कभी लोग, राजीव चौक में? वहाँ निरूलास का एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। निरूला का मतलब सबसे पुराना रेस्टोरेंट वही था। जब, और पता है ये निरूला के पास नहीं है अब, इसे एक मलेशियन कंपनी चलाती है, इंडियन नहीं है वो। आज से करीब करीब 15 साल पहले बिक गया था। उस निरूला के रेस्टोरेंट को की एक्चुअल प्राइस उस समय पर करीब 15 करोड़ थी, 15 करोड़ की वैल्यूएशन लगी उसकी। लेकिन मलेशियन कंपनी ने उसको निरूला के नाम के साथ 60 करोड़ में खरीदा। 15 करोड़ की एसेट्स को कितने में खरीद रहे हैं? 60 में। कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया? 45 लाख। ये है गुडविल, इसे कहते हैं गुडविल आप। हाँ, रेपुटेशन है विच कैन बी एनकैश्ड। वो रेपुटेशन जिसे एनकैश करा सके, उसको हम क्या कहते हैं? अच्छा देखिए, विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर बनता है, अच्छा खासा पैसा लेता है, ठीक है। उसी के कंपैरिजन में कोई न्यू कमिंग क्रिकेटर होगा, वो भी उतना पैसा लेता है जितना विराट कोहली लेता है। विराट की गुडविल बड़ी है भाई, ठीक है। उससे पहले महेंद्र सिंह धोनी की बड़ी गुडविल थी। उससे पहले गावस्कर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, उनकी। जब कपिल देव वर्ल्ड कप जीत के आए थे ना, तब वो क्या करते हैं, देसी घी पता नहीं क्या क्या, मतलब दुनिया भर के जितने भी ब्रांड थे हिंदुस्तान में, सबके ब्रांड एम्बेसडर बने थे, भयंकर कमाई करी उन्होंने। ऐसा करके चलता है। तो ये रेपुटेशन विच इज कन्वर्टेड, विच इज वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको गुडविल कहते हैं। गुडविल किसी एक फैक्टर की वजह से नहीं होती, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बट ऐसे सारे फैक्टर जिनकी वजह से यू अर्न मच बेटर देन एनीबडी एल्स इन द मार्केट, दैट बिकम्स योर गुडविल। ठीक है जी। अच्छा, घड़ी देख रहे हो, चलो कोई बात नहीं। सो वी वाइंड अप इट हियर, अगली क्लास में फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, बाय बाय।